नमस्कार दोस्तों। हम लोग संविधान के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे कि संवैधानिक विकास कैसा हुआ हमारे संविधान का, कैसे भारत में संविधान आया। और हम लोगों ने पिछले जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे बात करूँ तो हम लोग शुरू करेंगे अब उसके आगे 833 के राजलेख से। तो आज का हमारा टॉपिक है 1833 का राजलेख, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। पहले आप चाहें तो बोर्ड को बढ़िया से देख लें कि हम लोगों ने किस पॉइंट पे बात करना है। एक बार आपको दिखाना चाहूंगा मैं, तो इसको ध्यान से देखें। दोस्तों 1833 का राजलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 1829 में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना और बनने के बाद उसने बहुत अच्छा काम किया। उसके काम से प्रभावित होकर और उसकी महत्वाकांक्षा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बाध्य कर दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में 1833 में एक नया राजलेख आया, एक नया चार्टर आया और उस चार्टर में कई प्रावधान किए गए। तो उन प्रावधानों में जो प्रमुख प्रावधान हैं उनके बारे में आज बताना चाहूंगा आपको। तो चलिए, प्रमुख प्रावधान में सबसे पहला प्रावधान देखा जाए कि चीन पर कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया। आपने देखा था पिछले 1813 के चार्टर में कि उसके में भारत में कंपनी का चाय छोड़ के बाकी पहले हटा दिया गया था, उसमें चाय भी समाप्त किया गया। और चीन में जो बचा खुचा इसका व्यापार था उस पर भी एकाधिकार समाप्त हुआ। मतलब कि अब इंग्लैंड का, ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारिक संगठन भारत चाहे चीन में चाहे कहीं भी व्यापार कर सकता है, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी चाहे चीन में। तो इस तरह से कंपनी का बिजनेस के लिए बहुत बड़ी क्षति, क्योंकि उसके चीन पर भी अधिकार समाप्त हुआ। जैसे मानिए एक दुकानदार मनमानी बेच रहा है, अब वहां कई दुकानदार आएंगे तो उसकी मनमानी समाप्त होगी। तो एक बहुत बड़ा काम हुआ, लेकिन किसके अगेंस्ट हो गया? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा एक्ट इसमें काम आया वो ये आया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, जैसे मैंने बताया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनकी शक्तियों में इजाफा करते हुए उन्हें पूरे ब्रिटिश भारत का नहीं, ब्रिटिश भारत का, मतलब उस समय भारत के जिन जिन भागों में ब्रिटेन की सत्ता थी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर रखा था, उन सारे ही जगहों को कहा जाएगा तो हम ब्रिटिश भारत कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, और गलती से मुझसे ये निकल जाए भारत तो भारत मत रखिएगा, ब्रिटिश भारत मतलब पूरा भारत नहीं, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था उन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत कहा जाता है। तो ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो देखिए आपकी परीक्षाओं में आता है भारत का या ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो जब भी ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात आएगी तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। मतलब क्या हुआ कि अब उसके अधिकार में पूरा का पूरा भारत में फैला हुआ ब्रिटेन का जो साम्राज्य था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य था, उसका मालिक या उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जब जैसे ही वो पहले गवर्नर जनरल बना, इसका मतलब क्या हुआ कि सत्ता जो फैली हुई थी मद्रास और मुंबई के पास भी कुछ हिस्से थे प्रेसिडेंसी में, वो सबका सब, या भारत में जहां जहां छोटे छोटे अधिकारी काम, सबका एक अधिकारी हो गया, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो कहा जाए कि भारत में पहली बार सत्ता का केंद्रीयकरण हुआ, द पावर सेंट्रलाइज नाउ। आप ये कह सकते हो कि द पावर हैज बीन सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो पावर का केंद्रीकरण होना एक बहुत बड़ी बात है, जिसको आप कह सकते हैं कि संवैधानिक विकास का एक हिस्सा है। आज के संविधान में भी पावर का कुछ हिस्सों पे जो केंद्रीकरण है, कह सकते हैं इससे प्रभावित है। इसके आगे बढ़े आप तो देखेंगे कि बंगाल और मद्रास का परिषद जो विधि निर्माण करती थी अपने लिए लोकल लेवल पर, उसका अधिकार समाप्त हो गया। अब भारत में, ब्रिटिश भारत में अब अलग अलग प्रेसिडेंसी अपने लिए कानून नहीं बनाएगी, बल्कि पूरा का पूरा कानून जो गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक की परिषद थी, जो पहले 3 सदस्य थी, उसमें भी इसमें इजाफा होगा, लेकिन वो जो सदस्य, उनकी जो परिषद थी, वही पूरे के पूरे ब्रिटिश भारत के लिए इकलौते कानून बनाएगी। इस तरह से बंगाल और बिहार के परिषदों का काम समाप्त, उनका पावर समाप्त, और सारा का सारा पावर ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल और उसके परिषद के पास आ गया। उसके बाद अगर आप चले देखें तो
अगले पॉइंट को मैं दिखाना चाहूंगा कि गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला, परंतु जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था कंपनी का, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था या कह सकते हैं कंपनी का निदेशक मंडल जो था, उसके पास एक विशिष्ट पावर इस कानून में दे दिया गया कि ठीक है, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल जो भी कानून बना के भेजेगा पास तो उसी को करना है। किसको? निदेशक मंडल को। और निदेशक मंडल को लगता है कि ये कानून जो है कंपनी के हित में नहीं है, तो उस कानून को अभी अस्वीकृत कर सकती है और वो कानून बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अप्रूवल नहीं देता था तब तक कानून नहीं बनता था। तो ब्रिटिश का या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसके पास ये पावर हो गया कि गवर्नर जनरल जो भी कानून बना के भेजेंगे वो चाहे तो स्वीकृत करेगा तो भारत में लागू होगा, या उनसे सहमत नहीं है तो अस्वीकृत भी कर देगा, और चाहे तो वहीं से डायरेक्ट न्यू कानून बना के भारत भेज सकता है और उसे पूरे भारत पर, ब्रिटिश भारत पर लागू करना पड़ेगा। गवर्नर जनरल उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी वो भी एक जगह जाके थोड़ी सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में संकुचित होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आप चलें तो आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल द्वारा पारित विधि को अधिनियम कहा जाता था। मतलब गवर्नर जनरल की परिषद जो भी कानून बनाती थी, पास करती थी, और अप्रूवल के पहले ही उसको अधिनियम या एक्ट कहा जाने लगा था। अप्रूवल होगा क्योंकि माना जाता था कि जो गवर्नर जनरल बना देगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास कर ही देगा, इसलिए उसको उसी समय संज्ञा दे दी गई एक्ट की चाहे अधिनियम की। अगले पॉइंट पर चले, आज भी देखते होंगे। इस अगले पॉइंट पर जाने के पहले बता दूं कि आज भी लोकसभा पास करे, राज्यसभा पास करे, और जब तक भारत के राष्ट्रपति पास नहीं करते तब तक वो कानून नहीं बनता है, तब तक वो बिल होता है, और जब पास कर देते हैं तो एक्ट हो जाता है। इसके बाद अगले पॉइंट पर हम चलेंगे तो गवर्नर जनरल परिषद में 4 सदस्य विधि सलाहकार के रूप में, चौथा सदस्य जो है, चौथे सदस्य को विधि सलाहकार के रूप में शामिल किया गया। संक्षेप में इसका मतलब समझिए कि ब्रिटिश जो उस समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल की परिषद थी वो 3 सदस्य थी, पहले 4 थी, उससे 3 हुई थी और पुनः 4 हो गई, लेकिन चौथा जो सदस्य उसमें लाया गया उसके लिए एक स्पेशल पद दिया गया, उसका नाम था विधि सलाहकार। मतलब उसका ये काम होगा कि परिषद को कानून बनाने में मदद करना, कैसे कानून बनाया जाए, इसके लिए क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत थी। इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है परीक्षा के लिए कि ब्रिटिश भारत में प्रथम विधि सलाहकार कौन बना, तो लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि सलाहकार के रूप में सम्मिलित किया गया। तो चौथा सदस्य बने थे लॉर्ड मैकाले, और बनने के बाद कुछ समय के बाद ही उन्होंने 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन हुआ। तो कह सकते हो कि भारत में पहला विधि आयोग का गठन होना, मतलब ऐसा आयोग जो कानून बनाने के लिए सुझाव देगा परिषद को, ये भारत में पहली बार 1833 के इस अधिनियम के द्वारा है। ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। तो कैसे संविधान बनने की प्रक्रियाएं जो आज हुई है वो 1833 में प्रारंभ होती है। इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि 1833 का जो राजलेख होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो वास्तव में इंपॉर्टेंट देखिए कैसे आज की विधि निर्माण प्रणाली पीछे से प्रभावित हो रही है। आगे बढ़े तो 1834 में विधि आयोग का गठन कर दिया गया जिसमें कुल 4 सदस्य थे। इस एक्ट की अगली बात थी कि इस अधिनियम में एक धारा था 87, और उस 87 में एक बहुत बड़ी बात भारत में हुई कि पहले यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजों की नियुक्ति होती थी, या अंग्रेज जिसको चाहते थे उसको नियुक्त करते थे, जिसको नहीं चाहते थे नहीं नियुक्त करते थे। परंतु इस अधिनियम की धारा 87 के तहत यह सुनिश्चित हुआ कि बिना रंग भेद के, जाति पात धर्म रंग बिना देखे भारत में जो भी चाहे किसी भी सरकारी, मतलब ब्रिटिश भारत के अधीन नौकरी के लिए अप्लाई करेगा और वो योग्य है तो उसकी नियुक्ति की जाएगी। जबकि पहले भेदभाव किया जाता था कि किसी भी भारतीय को अधिकारी नहीं बनाया जाता था। भारतीय सिपाही बन सकता था, लेबर बन सकता था, बाबू तक की नौकरी नहीं दी जाती थी भारतीयों को। तो कह सकते हो कि 1833 का जो राजलेख था यह भारत में पहली बार एक कंपटीशन का जो माहौल क्रिएट हुआ उसमें जात धर्म लिंग और रंग के ऊपर जो भेदभाव था उसको समाप्त करने की दिशा में काम करके सबके लिए बराबर अवसर खोलता है। उसके आगे चलिए तो एक बहुत बड़ी बात कि दास प्रथा जो उसमें भारत में चलती थी, दास प्रथा के बारे में आपने सबने सुना होगा कि कोई व्यक्ति बेच दिया जाता था और वो व्यक्ति किसी व्यक्ति के अधीन होता था और उसके मर्जी पर उसका जीवन होता था, चाहे उससे जो कहे जो करे जैसे करे, उस पर कोई कानून नहीं होता था। यह कह सकते हो कि किसी भी दास का कोई अधिकार नहीं होता था, कोई मौलिक अधिकार नहीं था।
वो अपने माली के खिलाफ राजा के पास भी शिकायत नहीं कर सकता था। राजा के पास मान लीजिए वो शिकायत करने गया या गवर्नर जनरल के पास गया तो गवर्नर जनरल कहेंगे कि भाई आप मिस्टर एक्स के दास हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो जो करेंगे वही आपके सर्वा है, आपके मालिक है, आपके कानून है, सब कुछ है। तो बहुत ही गंदी कह सकते थी प्रथा एक हमारे देश में चली आ रही थी कि आम इंसान को भी दासों का जीवन जीना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आप चाहें तो फिल्म देख लीजिएगा पुराने जमानों की, रजिया सुल्तान मूवी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि दासत्व क्या होता है। आज के भारत के नागरिक दासत्व के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते। यह एक अभिशाप था, बस इतना ही कहूंगा कि बहुत ही बड़ा अभिशाप था, इतना बड़ा कि उसके बारे में अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो आपके रूह कांप जाएंगे। ये एक मूवी थी ना, क्रांति आई थी, जिसमें हेमा मालिनी जी, मनोज कुमार जी ने अभिनय किया था। उसमें भी देखिए कि दासों के साथ कैसे व्यवहार होता था। आपको समझ में आ जाएगी दास प्रथा कितनी कठोर, निंदनीय, अमानवीय एक रीति हमारे देश में चल रही थी। तो इसके लिए दास प्रथा को घोषित किया गया इस एक्ट में कि ये कानून के विरुद्ध है और कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को दास बना नहीं सकता, दास बना के रख नहीं सकता, और जो रखा है उसको मुक्त करो। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो आपको दंड दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा काम हुआ। एक और बात हुई कि गवर्नर जनरल को एक और अधिकार दिया गया कि पूरे ब्रिटिश भारत के लिए आप बजट बनाइए। जो आज हम लोग बजट बनाते हैं और देश के लिए बजट बनाने के लिए काम जो है केंद्रीय संसद का होता है, उसी तरह से गवर्नर जनरल और उनके परिषद को अधिकार दिया गया कि पूरे देश के लिए आप बजट बनाएंगे। तो बजट बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी भी शुरुआत इस राजलेख में होती हुई दिखती है। और एक और बड़ी कुरीति जो आपने सुना होगा, सती प्रथा, जिसमें राजा राम मोहन राय जी का भी नाम आता है जैसे समाज सुधारक। विलियम बेंटिक ने भी इसके लिए बहुत बड़ा काम किया और विलियम बेंटिक को श्रेय जाता है कि राजा राम मोहन राय के निवेदन पर या उनके मूवमेंट को देखते हुए एक आया जिसका नाम था शारदा एक्ट। इसको याद करिएगा, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चाहे पीसीएस दीजिए, चाहे कोई भी क्लास 1 क्लास 2 का एग्जाम दीजिए, नोट करिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि सती प्रथा किस एक्ट के द्वारा समाप्त हुआ। तो ये देखिए, ये हमारा शारदा एक्ट है। इस शारदा एक्ट के द्वारा ही सती प्रथा समाप्त हुआ। तो दोस्तों, हमने इस 1833 के राजलेख का मैक्सिमम महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा की। फिर से एक बार समाप्त करूंगा, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। ब्रिटिश का देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ये जीके में जो अक्सर आता है वो आपके काम का है। ये बच्चा एयरफोर्स से लेके सुपरटेंडेंट से लेके क्लर्क के लेके किसी भी एग्जाम में, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कहीं के लिए ये जीके का क्वेश्चन हो गया। इसको मैं जीके कहूंगा, जीएस नहीं कहूंगा। लेकिन सत्ता का केंद्रीयकरण, ये जीएस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज के लोगों के लिए। चाहे क्लास 1 या आप एसआई की तैयारी करते हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद देखा गया कि विधि निर्माण का समाप्त हुआ। ये बहुत मेंस में जाता है, लेकिन हम लोग ये देखें पूरे भारत पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और बीडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, निदेशक मंडल को जो कहा गया वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये भी आपके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अधिनियम कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चौथा जो लॉर्ड मैकाले जी आए विधि सलाहकार के रूप में, ये भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों में बन जाते हैं। और धारा 87 सिविल सर्विसेज वाले याद रखिएगा कि राजलेख 1833 के धारा 87 के तहत भारत में नौकरी के लिए सभी को समान अधिकार दिया गया। रंग भेद की बात हटा गई, धर्म की बात हट गई, जात की बात हट गई, राष्ट्रीयता की बात हट गई। जो भारत में था वो भी अप्लाई कर सकता था। इसके बाद दास प्रथा और सती प्रथा, शारदा एक्ट, इसको जरूर देख लीजिएगा। सो दोस्तों, आज का हम लोग 1833 का राजलेख यही समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ कि आपको सूचना मिलता रहे, शेयर करो कि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिले। और अगले हमारे वीडियो में जरूर देखिए, क्योंकि हम अगले वीडियो में 1853 के राजलेख के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।